कैसे सलाम हैं सर। आप लोग कैसे हैं? जी बेटा, कैसे हैं कोई आप नवाज लोग? शरीफ आया है। सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। बेटा आज ये हम नवाज शरीफ खान के बंदे को क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर, ये नाम के बंदे क्लास निकाल। फिर क्लास रिमूव कर, नवाज शरीफ के नाम से बंदा एंटर हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ। सर किसी दिन इमरान खान तो नवाज शरीफ पता है। हाँ, कहाँ पे है? नजर नहीं आ रहा। फरीद, फजीला, जवाद। शरीफ सर है कह बस। रहे छोड़ गया शरीफ तो के गुड। बस। नवाज शरीफ को भी एमडी कार्ड की जरूरत पड़ गई होगी। जी बेटा, सर आज ये हम कभी इमरान खान के चलते हैं, कभी नवाज शरीफ के नाम से। अच्छा, इसको लीव करवा दिया करें। बेटा, आज हमने पढ़ना यूनिट वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क को आप डिफाइन करते हैं, इट इज इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसको लिखा जाता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ओपन करके लिखा जा सकता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक बात यहाँ नोट कर लें कि वर्क जो है वो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा भी होता है, और W इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा भी होता है। दोनों होते हैं कि कोई एक ही होता है? दोनों हो सकते हैं सर। दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे आपने नोट कर लेना है, अगर थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो तो एफ डी कॉस थीटा यूज करेंगे, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ हो फिर आप एफ डी साइन थीटा यूज करेंगे। ये शॉर्टकट याद रख लें। एंगल एक्स एक्सिस के साथ है तो cos थीटा, और वाई एक्सिस के साथ तो साइन थीटा। हाँ, अगर आपको वो पूछ ले कि आप वर्क डन को कैसे लिखते हैं, ये ना बताए एक्स या वाई, तो फिर आप इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो मेंशन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल के साथ मेंशन है। ठीक है, होते दोनों है लेकिन जनरल एक्स एक्सिस वाला है। ठीक है, तो वर्क डिपेंड्स ऑन तीन पैरामीटर पर, एफ पर, डी पर और थीटा पर। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? सो आप वर्क को ऐसे भी डिफाइन करते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट in the direction of force।
ठीक है बेटा। और अब हम डिपेंडेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आपको पता है कि W जो है इसको आपने लिखा F.D के तौर पर। याद रखें आपका वर्क जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा अगर जो थीटा है वो 0 डिग्री हो। मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो। आपका वर्क जो है ये 0 हो जाएगा अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 0 होता है। अच्छा, फिर हमारे पास वर्क जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है। आपका वर्क जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा अगर थीटा जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो आमतौर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Which of the following is maximum work? के ऑप्शन ए दे दी 100 जूल, ऑप्शन बी दे दी 200 जूल, ऑप्शन सी दे दी -200 जूल, और ऑप्शन डी दे दी बोथ बी एंड सी। तो हम कौन सी ऑप्शन लेंगे? डेल्टा। 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 ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम भी मैक्सिमम ही है ना। अच्छा, और फिर आपने याद रखना है कि आपका थीटा जो है अगर ये लेस देन इक्वल टू 90 रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके, तो आपका वर्क हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और 90 से अबव 180 तक वर्क डन क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। और नेगेटिव वर्क जो है, पूछा जाए कि नेगेटिव वर्क की कोई एग्जांपल दें, तो आप कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है बेटा, वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। हम इसको डिस्कस करते हैं यूं। फॉर एग्जांपल ये एक आदमी है जी, एक्सक्यूज इसकी मी सर। जी सर अगर एंगल y एक्सिस के अलोंग हो तो फिर तो ये पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे ना? फिर तो साइन थीटा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली। जी, लेकिन ओके सर। हमने इन्हीं चीज़ों को लेके फिलहाल ये बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसका जो नेट वेट है वो आप कह लेंगे 20 न्यूटन है, और ये यहाँ से चल के इसने 20 मीटर का फासला तय किया है। तो आपसे पूछा जाता है कि वर्क डन बताएं कितना है। ऑप्शन है जी 400 जूल, ठीक है जी, बी है जी 40 जूल, सी है जी 0 जूल, और डाटा ऑप्शन आपको दे देते हैं जी 500 जूल। क्या आंसर आएगा? चार्ली। चार्ली। इसकी रीजन पता क्या है? डिस्टेंस आपका इस तरफ है और फोर्स जो लग रही है वो इस तरफ है,
एंगल कितना है 90 एफ और डी के दरमियान। ठीक है, आपको कहा जाता है कि ये एक दीवार है और ये आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स लगाता है इसके ऊपर 100 न्यूटन की। ठीक है, तो वर्क डन बताएं कितना होगा। 0 जूल, 100 जूल, 200 जूल, 50 जूल। क्या होगा जी? अल्फा अल्फा सर। सर 0 0, अल्फा क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, दीवार अपनी जगह पे ही खड़ी है। ठीक है, फिर आपको कहा जाता है कि जी हमारे पास एक बास्केट है, इससे एक कुएं में नीचे उतारा जा रहा है। ठीक है, तो बताएं इसका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, नन ऑफ दीज होगा। जी सर 0। 0 जी जी, देखिए बेटा, जब आप इसे नीचे उतार रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। सर पॉजिटिव जी सर पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा सर। और 0 कह रहे हैं बच्चे जी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और आप इसको जिस डोरी के साथ नीचे उतार रहे होंगे, फोर्स उसमें क्या होगी, अपवर्ड लग रही होगी। एंगल कितना हो जाएगा 180, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। नीचे उतारते हुए नेगेटिव है, जब आप ऊपर खींचेंगे, ठीक है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा, फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर आपको लेकिन नेट सर जब हम लोग सर नेट वर्क सर डन वेट तो पूछेंगे डाउनवर्ड सर होता हम है ना लोग उसका। जी बेटा, सर जब हम लोग नीचे आप करेंगे तो इसको उसका वेट तो तो डाउनवर्ड होगा ना। आप इसको डोरी से बांधे ना, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जब नीचे जा रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो अपवर्ड होगी, डोरी के जरिए फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन की फोर्स होगी ना वो। इसमें हम लोग बकेट के वेट को नहीं देखेंगे, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना। नहीं, वो तो आप अगर डोरी के बगैर फेंकते हैं तो जा रहा है ना उसमें, हम डोरी से बांध के इसको उतार रहे हैं। तो आपके बाजू से अब अगर आप एक चीज पकड़ते हैं तो आपके बाजू में फोर्स अपवर्ड लग रही होती है डाउनवर्ड लग रही होती है, अपवर्ड। अपवर्ड। हम्म, सो इस जब आप इसको कुएं में उतारेंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ऊपर खींचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेट वर्क डन 0 आएगा। इसी तरह आप एक स्टोन को जो है वो बांध के एक सर्कल में घुमाते हैं, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए बताएं वर्क डन कितना हुआ होगा। 0 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है बेटा, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं, आप इसको डिफाइन करते हैं जी, एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा, हमने जो पढ़नी है यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, उसकी मोशन की वजह से।
इसका फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्केयर, ठीक है, जो कि बराबर होता है पी स्केयर ओवर 2m के। ठीक है जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन mass एंड वेलोसिटी। अगर आप ये वाला फार्मूला लें और इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप फार्मूला दूसरा ले लेते हैं, ये वाला, तो ये इस वक्त मास और मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है। डिपेंड्स ऑन मोमेंटम एंड मास। लेकिन यहाँ पे आप नोट करें, इस फार्मूला के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्केयर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मास के क्या हो गई है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। जी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में क्यों होती है? उसकी ड्यू टू पोजीशन पोजीशन या कंस्ट्रेंट्स की वजह से। ठीक है, और ये डिपेंड करती है। सर सर जी सर एक क्वेश्चन, ये पी स्क्वायर ओवर एम वाले फॉर्मूले जी जी पूछें। सर, इसमें हम लोग कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो है इनवर्सली रिलेटेड होती है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करके देखें तो डायरेक्ट रिलेशन भी तो बन सकता है ना, अगर हम पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें मैं तो कह एम रहा हूँ स्क्वायर एम से एम सिर्फ कट। मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ इस फार्मूला के लिए इसका फार्मूला आपके पास आमतौर पे होता है mgh, और डिपेंडेंस है एम जी और एच के ऊपर। और आमतौर पे जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो डिपेंडेंस एम और एच के ऊपर हो गई, और ये डिपेंड करती है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट हम आमतौर पे दो जगह को लेते हैं। नंबर वन, सरफेस ऑफ अर्थ को, सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस लेते हैं। नंबर टू, आप इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हैं। तो याद रखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एट रेफरेंस पॉइंट, वो हमेशा क्या होगी? जीरो। चाहे आप इन्फिनिटी पे लें, चाहे आप अर्थ सरफेस पे लें, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे भी जीरो मानी जाएगी और अर्थ सरफेस पर भी जीरो मानी जाएगी। जिसको भी रेफरेंस ले लिया वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट्स डिस्कस करने हमने। तो यूनिट्स आपके पास हैं, जूल है, न्यूटन मीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलोवाट आवर है, आपके पास यूनिट जो है वो अर्ज है, आपके पास यूनिट कैलोरी है। ठीक है ना? इसमें से आपने याद रखना है कि जो जूल और न्यूटन मीटर है ये एसआई यूनिट है। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये न्यूक्लियर यूनिट है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होते हैं। ये आपके पास कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का।
अर्ज आपके पास CGS यूनिट है, ये आपके पास ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, इनमें रिलेशन भी पता होना चाहिए। आपको वो कह दे कि इनका डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर लिख दें या गैस कर दें, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको इनके दरमियान रिलेशनशिप का पता होगा। अच्छा, तो नोट कर लें यहाँ पर कि 1 जूल जो है ये बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, और 1 जूल जो है ये बराबर होगा 10⁻⁷ अर्ज के। ठीक है, और इसी तरह जो 1 किलोवाट आवर है ये बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। अच्छा, फिर आपने यहाँ याद रख लेना है जी, बल्कि एक ही रह गया, वो इधर लिख देते 1 कैलोरी जो है ये बराबर होता है जी 4.18 जूल के। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? दो तरह से। फॉर एग्जांपल आपको पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। या फिर स्मॉलेस्ट की बजाय वो लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, और आपको फॉर एग्जांपल दे दिया जाता है जूल। ठीक है जी, अर्ज और कैलोरी। ठीक है, किलोवाट आवर। तो पहले स्मॉलेस्ट बताएं कौन सा है? सर कैलोरी। कैलोरी स्मॉलेस्ट। सर बीटा। कैलोरी अर्ज। लार्जेस्ट। सर अर्ज। अर्ज अर्ज स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है? आवर बोले किलोवाट आवर सर। डेल्टा। किलोवाट आवर। आपसे पूछा जाता है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट। अल्फा। 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 अल्फा आ जाता है। आपको SI की जगह पे वो पूछ लेता है कि इनमें से CGS यूनिट कौन सा है। अर्ज बीटा। इस तरह से जो है ना, वो जितने मर्जी क्वेश्चन बनाए जाए। ये किस बच्चे का माइक शोर कर रहा है? ये जरा देख लें या देख लिया करें। फायदा ब्यूटी क्रीम जो है ना, इसका लग रहा है मुझे। जी, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात। यस सर। यस सर। आगे हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में। तो बेटा वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है बुक के अंदर। अच्छा, वर्क डन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होता है। अच्छा, वर्क डन तो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बराबर होता है
टोटल एनर्जी की। जी, सो बुक की स्टेटमेंट आपकी ये है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में तीनों दिए जाएं ए बी सी, तो ये आप आंसर ये देंगे, इसमें दोनों कवर हो जाती हैं। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की तब होता है जब आप नॉट अंडर ग्रेविटी होते हैं, नॉट अंडर ग्रेविटी कैलकुलेशन करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी वाला कब लेते हैं? आमतौर पे एमजीएच के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेविटी, ओनली अंडर ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का आपको पता होना चाहिए। मैं इंटर, क्योंकि ये बाय हेडिंग नहीं है तो मैं इनको शॉर्ट सा बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में इनकी यूज आ जाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आपके पास जी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, या आप ऐसे कह लें, सिंपली लिख देते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। ये रिलेशन मैंने सिर्फ आपको नोट करवाने हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कंसीडर किया जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। कब? जब आप फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, इफ फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। एक मिनट बेटा। जी, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करते तो आप लिखेंगे पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसको वैसे बोलते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब एक चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है, ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, टोटल हाइट फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एच है, ये डिस्टेंस ने एक्स कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgs, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास मैक्सिमम 1/2 एम। वो कितनी हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और नोट कर लें, एक हिंट आपको दे रहा हूँ, जब कोई चीज़ ऊपर से गिर रही होती है तो किसी भी पॉइंट पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर होता है mgx के। x क्या है, जितना फासला वो ऊपर से नीचे आ रही है। और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh माइनस एक्स के, एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट। ठीक है ना, इसको आगे हमने यूज करना है चीज़ों को, तो फिर आपके काम आएंगे। अच्छा,
फिर आपने पावर को डिफाइन करना है। पावर आपको पता है बराबर है वर्क पर यूनिट टाइम के। अब वर्क में यहाँ पे आपके पास रिलेशन एफ इंटू डी आ सकता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एम जी एच की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। ये कोई भी जो एनर्जी है वो यूज की जा सकती है। एम जी एच ओवर टी भी तो पावर है ना। फिर आप ये जरा देखिएगा, मैं आपसे एक बात शेयर करना, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी इक्वल टू एफ डी ओवर टी। एफ की जगह पे लिखें एम ए इंटू डी ओवर टी इक्वल टू ए की जगह पे लिखें वी ओवर टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए की जगह पे वी ओवर टी पुट करेंगे तो इंटू डी। अच्छा वी की जगह पे पुट करें डी ओवर टी, तो ये हो जाएगा एम, और डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिस्टेंस आ गया ना, ओवर टी क्यूब। सो आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, और पास ये जो लास्ट ईयर्स हैं उनमें पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। जैसे वो आपको डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में वो आपको पूछ रहा है। आपको वो पूछता है कि पावर का जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। देखें तो आपको एक तो नज़र आ रहा है, ये रिलेशन तीन जगह पे नज़र आ रहा है और ये एक जगह पे नज़र आ रहा है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये है या ये है, तो उसके साथ कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्सेलरेशन या वो वेलोसिटी को कांस्टेंट कह दे तो ये रिलेशन है, और अगर इनका जिक्र ना करे जनरल पूछ ले तो फिर ये रिलेशन है। टाइम के साथ देख लें इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर पावर टाइम के क्यूब के साथ इन्वर्सली है, यहाँ पे स्केयर के साथ है, यहाँ पे सिर्फ टाइम के साथ। तो डिपेंड कर रहा है किस रिलेशन में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो पावर डिफाइन की जाती है वर्क डन ओवर टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम, मैकेनिकल एनर्जी ओवर टाइम, और एनी टाइप ऑफ एनर्जी ओवर टाइम की फॉर्म में। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। हाँ, इसके यूनिट डिस्कस करने वाले रह गए। पावर के यूनिट क्या होते हैं? हम्म वॉट। वॉट होते हैं, और हॉर्स पावर भी होता है। ये इसके एसआई यूनिट है, ये इसकी ब्रिटिश यूनिट है। ब्रिटिश होगा सर। और 1 हॉर्स पावर जो है ये बराबर होता है 746 वाट के, ठीक है ना। ये भी याद रखना है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लाइट से क्वेश्चन भी लूंगा अभी ताकि आप परेशान ना हो। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ, प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, इफ द वेलोसिटी of a body becomes half, then the kinetic energy of the body becomes, ऑप्शन ए है जी
और रिलेशन आपको मैं दे रहा हूँ। तो बताएं जी। अल्फा। अल्फा से अल्फा सर। सर अल्फा आएगा। इस वक्त हमने मैथ को कांस्टेंट माना हुआ है, ठीक है ना, बॉडी का मैथ हम चेंज नहीं कर रहे। तो आपके पास हाफ करेंगे तो उसका स्केयर लेंगे हाफ का, तो कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम्स। मुश्किल बात तो नहीं की कोई? नो सर। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 है जी। कार X is traveling at half speed of car Y, and the mass of car X is twice as compared to mass of car Y. Which of the following is correct statement? स्टेटमेंट्स हैं जी हमारे पास। कार X has half the kinetic energy of car Y. Half the kinetic energy of car Y. Car X has 1/4 of the kinetic energy of car Y. Car X has 1/4 the kinetic energy of car Y. ऑप्शन सी है जी। कार X has twice the kinetic energy of car Y. डेल्टा है जी मेरे पास। The two cars have the same kinetic energy. डेल्टा सर। The डेल्टा। two cars have the same kinetic energies. जी डेल्टा। डेल्टा ही सर। अच्छा, डेल्टा कैसे निकाला जी आपने? डेल्टा कैसे है? देखिए बेटा, सर अल्फा होगा इसका आंसर। हाफ कार्बन। एक बार अल्फा होगा। सर अल्फा होगा। अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ना, आपके पास अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स लिखते हैं आप, फार्मूला क्या होता है? हाफ
एम वी स्केयर है ना, जनरल फार्मूला पहले लिख देता हूँ, ठीक है। कार एक्स के लिए क्या लिखेंगे, हाफ, उसका मैथ कितना है, mass of car x is twice as compared to mass of car y, तो mass इसका 2m है, ठीक है। कार x is traveling at half, स्पीड इसकी हाफ है, ये बनेगा फार्मूला x के लिए। और कार y के लिए क्या बनेगा, m, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। तो इसको ओपन करें, ये आ जाएगा आपके पास 1/4 mv स्क्वायर, ठीक है, यही आ रही है। तो इसकी स्पीड जो है वो आप इसको आप यूं लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ, ये स्पीड है y की, बन रही है, x की स्पीड y का हाफ है। नेक्स्ट देखते हैं जी। जी, which of the following has largest kinetic energy, 2m, 3v, 3m, 4v, 5m, 2v, डेल्टा है जी m और v। क्या आंसर आएगा, चार्ली। चार्ली आएगा। सर बीटा होगा। बीटा। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, mv स्क्वायर, इसमें पुट करके देख लें। आप ऐसे करें ना, सर बीटा। इसको, इसका स्क्वायर 9 आएगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा, इसका स्क्वायर 16 आएगा, इसका स्क्वायर 1 ही है। तो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 5 20 यूनिट बन रहे हैं, 16 इंटू 3 48 यूनिट बन रहे हैं, 9 इंटू 2 18 यूनिट। अब आप खुद डिसाइड कर लें। चलिए नेक्स्ट लिखें। बीटा है। Two bodies with kinetic energies in the ratio of two bodies ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये मुश्किल है या इजी सा क्वेश्चन है, ये बताएं मुझे। सर सर इजी। इजी है। इजी है, ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। यस सर। जी सर। ये 2019 में आया था, ठीक है। वो जस्ट आपके जो है ना वो कॉन्सेप्ट ही चेक कर रहे होते हैं कि क्या करते हैं आप। टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज in the ratio of
4:1 are moving with equal linear momentum the ratio of their masses is G 1:2, 1:1, 4:1, delta है जी 1:4। ये बताएं। हिंट है जी आपके लिए। बेटा डेल्टा अगर आप मोमेंटम को सेम करें तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन रहा है। डेल्टा इज द राइट आंसर। मुश्किल बात तो नहीं हुई ना अभी तक, कोई समझ आ रही हैं बातें? यस सर। यस सर। चले, ये आपके सामने मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है जी, मोमेंटम और फोर्स के दरमियान। बताएं जो स्लोप है, स्लोप रिप्रेजेंट्स ए एक्सेलरेशन, बी वेलोसिटी, सी वर्क, डी पावर। इसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटा वेलोसिटी ये आपके पास ग्राफ है जी पावर और फोर्स का। आपके पास फार्मूला है ना पावर का, F इंटू वी, तो वी क्या आ जाता है? P ओवर F। और इस वक्त स्लोप क्या है? P ओवर F ही बन रही है ना। यस सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर्स चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज अब हम ग्राफ बना रहे हैं F और D के दरमियान, तो अब इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क। वर्क वर्क पावर, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपने राइट आंसर बता दिया होगा। ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान, तो अब एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? पावर बीटा अब वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने लर्न करनी होती है। ठीक है,
तो मैं ग्राफ वाली बातों पे निकल पड़ा हूँ, तो चलो ये एक आपके पास ग्राफ और बनाता हूँ। ठीक है, ये एक आपके पास एफडी ग्राफ है बेटा। ठीक है, बस यही स्केलिंग शो की हुई है। क्वेश्चन आपको दिया जाता है, अ फोर्स F acting on an object varies with distance as shown in graph, या यहाँ पे फिगर वर्ड लिख देता है। The work done by the force, the work done by the force in moving the body, in moving the body from 0 meter to 6 meter is, ऑप्शन है जी आपके पास 13.5 4.5 जूल, 13.5 जूल। ठीक है जी, ये थोड़ा सा खराब लिखा जा रहा है। ये ऑप्शन है जी आपके पास 9 जूल, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 18 जूल। बेटी ने आंसर दे दिया हुआ है। बीटा। हाँ जी, ये मैं स्केलिंग भी इसकी कुछ कर देता हूँ बेहतर, ताकि और क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाए। ठीक है, मसलन ये आपके पास है 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 और ये 6। एफडी ग्राफ है तो इसका एरिया निकालना है। ये आपके पास यहाँ तक एक रेक्टेंगल है, तो 3 into 3 हो जाएगा। ये एक ट्राइंगल है, तो बेस कितनी है 3, हाइट कितनी है 3। ठीक है, ये देखें ना, ये बेस आपके पास 3 से 6 3 बन गई और हाइट वो बन गई, तो ये आपके पास 9 और ये 4.5 है। अब वो स्टेटमेंट में आपको कोई भी ट्विस्ट दे सकता है, यहाँ पे वो कह दे जी 3 मीटर टू 6 मीटर जाए तो कितना है 4.5। 4.5। ठीक है, अगर वो आपको कह दे कि जी आप 0 मीटर से 3 मीटर तक गए हैं, तब कितना है 9 9। चार्ली। ठीक है ना, तो इस तरह वो आपसे कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर मैं एक और ग्राफ का क्वेश्चन बनाता हूँ, ग्राफ की बात चल रही है। ठीक है जी,
जी ये ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ हमने बनाया एफ और डी के दरमियान। ये हम पॉइंट ले लेते हैं जी 10, इधर ले लेते हैं जी 0 1 2 3 4 एंड so on। तो जी मुझे बताएं कि होमवर्क कितना है। 30 जूल, 20 जूल, 10 जूल, 0 सर जूल। 10 जाओ 10 10 जाओ 10 चार्ली 10 10 10 एक पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 10 जूल। चलिए यहीं से एक और क्वेश्चन लेते हैं। थक तो नहीं गए? नो सर। चलें काफ़ी है। या फिर अगर 10 मिनट आप और दिन 2-4 क्वेश्चन करें तो ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, क्या कहते हैं? सर करवा दें। करवा दे। ठीक है। और कोई लेक्चर तो नहीं ना रखा हुआ? सारे सर। हो नो गए सर। ना? जी। ये हमारे पास एक एफडी ग्राफ है, ठीक है। हम्म, जी तो आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। द एफडी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ 100 ग्राम इज शोन इन द फिगर। द एफडी ग्राफ of a particle of 100 gram is shown in figure. If particle starts from rest, from rest, then find its average velocity, then find its velocity कहेंगे हम, velocity at the end of 12 मीटर। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 400 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 160 मीटर पर सेकंड, 1600 मीटर पर सेकंड। जी बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए आप लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है। ये आ गया F इंटू डी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल तो 0 होगी, तो एफ डी बराबर आ जाएगा इसके, और इसकी जगह पे हाफ एम वी स्क्वायर पुट करना है तो एफ डी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या आ जाएगा
FD ओवर M अंडर रूट। मैंने एम कैलकुलेशन कर दिया, अंडर रूट से परेशान नहीं हो जाना। तो 2 इंटू एफ कितना है 10, डी कितना है 12 ओवर मैथ कितना है 0.1 के रूट। क्या आता है आंसर? ये वी, हाँ वी लग कर लिया हुआ मैंने वी। इसको सॉल्व करें कितना आता है? इसको आप इस तरह करें, मैं आपको ये एरिया पहले निकाल लें। FD अगर नहीं समझ आ रहा ना, एरिया निकालें यहाँ तक का, यहाँ तक का। ये एरिया क्या आएगा? हाफ ऑफ बेस कितनी है 4, हाइट कितनी है 10। ये वाला एरिया कितना आएगा? 4.5 ये नहीं 8 आ रहा है ना, ये 8 इंटू 10, ये कितना आएगा? 1/2 4 इंटू 10, ये हो गया आपके पास 20, 80 और 20। अच्छा हमने यहाँ सर आपने तक 12 कहा है तो आपने वो लाइन पे क्यों किया है फिर फाइंड? हम्म आपने 12 मीटर तक कहा है ना, तो फिर हम्म। आपने लास्ट वाला एरिया क्यों फाइंड किया है? मैंने वैसे ही कर दिया है ना, मैं और क्वेश्चन इससे बनाना चाह रहा हूँ। ओके सर। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 मीटर कहता हूँ तो आपने यहाँ तक का एरिया लेना है, 8 मीटर कहता हूँ तो आपने यहाँ तक का एरिया लेना है, 12 कहता हूँ तो आपने यहाँ तक का एरिया लेना है, और 16 कहता हूँ तो आपने यहाँ तक का एरिया लेना है। मैं इसको ये ऑप्शंस खत्म करके यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस क्रिएट कर देता हूँ। एट द एंड ऑफ कोई भी पूछा जा सकता है जब स्केलिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ 4 मीटर पूछ लेता है, एट द एंड ऑफ 8 मीटर पूछ लेता है, एट द एंड ऑफ 12 मीटर पूछ लेता है, एट द एंड ऑफ 16 मीटर पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप एरिया निकाल रखें। ठीक है, और फिर आप लगाएं W इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये हाफ mv², मैथ गिवन है तो आप इसको कर लें, v क्या आ जाएगा, v² आ गया 2 इंटू एरिया ओवर मैथ, v वही आ गया जो हम पहले बात कर रहे थे, अंडर रूट। कर लेंगे सॉल्व इस तरह के क्वेश्चंस। मेरा 48 जी आंसर आ सर। रहा है। यस 48 आ रहा है, वो ऑप्शन में नहीं था, जी जी वो लिख लें, 48 वाली एक ऑप्शन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जी। ये आपने एट द एंड ऑफ 16 किया या एट द एंड ऑफ 12 किया है? तो आपने वहाँ 12 पुट किया होता तो उससे मैंने सॉल्व किया, 48 मेरा आंसर। 48 आया, ठीक है 48 आया होगा। करना है सॉल्व या कर लेंगे? कर बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ ना। कर लेंगे सर। ओके, चलें ये अब आप क्वेश्चन लिखें। कितने कर लिए हमने क्वेश्चन, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। 9। चलिए 10 है जी आपके पास। अब 1 किलोवाट मोटर is used to pump water from a well
10 meter deep, the quantity of water pumped out per second is merely 1 kilogram, 10 kilogram, 100 kilogram, 1000 किलोग्राम। जी निकालें आंसर। देखिए पावर का फार्मूला है mg mgh/t। ओवर टी। अच्छा इसको मैं यूं लिख सकता हूँ m ओवर टी इंटू जी एच लिख सकता हूँ। आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर पम्प्ड आउट पर सेकंड निकालनी, यानी आपने मैस पर सेकंड निकालना है, मैस पर यूनिट टाइम। वो क्या आ जाएगा, पावर ओवर जी एच। वैल्यू लगाएं, पंप की पावर कितनी है 1 किलो वाट यानी 1000, जी कितना 10 और एच कितना है 10। तो क्या आंसर बचेगा आपके पास 10। अल्फा। ठीक है ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 3 किलोग्राम बॉडी, 3 किलोग्राम बॉडी dropped from the top of a tower, from the top of a tower of height सर मैं एक दफा इससे एक स्लाइड बैक दिखा दीजिएगा प्लीज। of height 135 meter. The kinetic energy of the body after 3 seconds is 950 joule, 10 joule, 1150 joule, डेल्टा 350 joule। देखिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, जबकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या आता है mgx होता है, ऐसे ही है, यानी जितना फासला वो नीचे आई है। तो आपने फार्मूला पढ़ा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है। h को x मान लें तो x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर निकाल लें, हाफ इंटू आप 10 लिख लें या 9.8 लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लें, ये आपके पास कितना आ गया, तकरीबन 945 राउंड अबाउट करके मैंने लिख दिया। तो इसको इस फार्मूला में लगाएं, मैथ कितना है 3, जी कितना 10 और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 45, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर बन रहा है डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन बन रहा है जी, डेल्टा आ जाएगा आपके पास। तो और क्वेश्चन लिखेंगे जी, वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी, वेलोसिटी ऑफ
2 kilogram body changes from 4i plus 3j meter per second to 6k meter per second. सर जी the work done. जी बेटा सर हम हाइट को डायरेक्ट नहीं रख सकते 135 mgh में? नहीं 3 सेकंड में पता नहीं अभी वो कहाँ पे पहुंची है। आपको श्योर है कि 3 सेकंड में वो जमीन पे आ गई है? आफ्टर 3 सेकंड पूछा है, आफ्टर 3 सेकंड। ये देखिए ना, आपको आफ्टर 5 सेकंड कह दे, ओके सर। आफ्टर 4 सेकंड कह दे, 2 सेकंड कह दे, तो मैक्सिमम आपकी जो ये डिस्टेंस है ना, ये 135 तक जाना चाहिए। इससे ऊपर वाले सेकंड काउंट नहीं कर सकते। वो आपका आफ्टर 50 सेकंड, तो 50 पुट करें यहाँ, तो वो तो हाइट से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो सकता है, वो जमीन के नीचे तो नहीं ना चलेगा। ठीक है ना, ये है ना बेटा, सर कहाँ तक सकता है मैक्सिमम? ये 135 मीटर तक वो मैक्सिमम नीचे आ सकती है ना, हाइट इतनी है। जी। तो जब तक ये आंसर आपका जो है इस फार्मूले में पुट करके लेस देन इक्वल टू 135 रहता है, ठीक है, तब तक उन तमाम सेकंड्स के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप खुद ही देखें कि ओके जब सर। इस x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 135 आने लग जाए तो क्या सॉल्व किया जा सकता है? वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, वो तो सॉल्वेबल ही नहीं है ना, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी हम कहाँ पे जी थे? सर। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज जी 9 जूल, 11 जूल, 1 जूल, 0 जूल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या आएगा? हाफ वी एफ स्क्र माइनस हाफ वी आई स्क्र, हाफ एम कॉमन आ रहा है, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ठीक है। बात को समझते जा रहे हैं जी? आपने पढ़ा हुआ है जी सर। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्र, तो ये क्या आएगा 6k इंटू 6k माइनस 4i प्लस 3j डॉट 4i प्लस 3j। ये ऐसे ही करेंगे ना? 1/2 m कितना है 2, ये कैंसिल हो 2 गया। kg। 6 इंटू 6 क्या आ गया 36, और इसको सॉल्व करें 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 25 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा 11 जो 11 क्या गलत लिख दिया मैंने? सही है 11 है ठीक, आंसर। ठीक है ना, ये सॉल्व करने का तरीका आपसे शेयर किया बस, हालांकि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं ऑलरेडी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 12 में, चलो 13 क्वेश्चन तो 2-3 और करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, मैं कर ही लेता हूँ। a person of 70 kilogram
lifted a mass of 30 kilogram to the roof of a building. Of a building 10 meter high. If he takes 50 seconds to do so, then the power spent by him is जी। पावर का फार्मूला क्या यूज करेंगे? mgh/t। यहाँ पर आपने नोट करनी है एक चीज, मैस कितना यूज करेंगे? 70 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 30 100 किलोग्राम। बेटा 30 100 किलोग्राम यूज करेंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को भी तो साथ लेके जा रहा है ना। अपनी बॉडी को ले जाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ेगा उसको। जब हम बकेट वगैरह की बात करते हैं तो फिर तो हम सिर्फ बकेट का लेते हैं ना, जब उसको कैरी कर रहे होते हैं। हम्म, सर जब कोई बकेट वगैरह उसको कैरी कर रहे हो तो उसको तो सिर्फ हम उस बकेट का वक्त लेते हैं आप ना। बकेट को इस मैस तरह से लेके जा रहे हैं कि आप वहीं पे खड़े हैं, बकेट उठा के ऊपर रख दी, अपनी बॉडी को ऊपर नहीं लेके गए, ये आप खुद छत पे चढ़ा है वो साथ लेके चीजें। सर वो अगर खुद छत पे चढ़ा हो तो फिर ऐड करेंगे। हाँ जी 30। सर वो छत पे चढ़ रहा है तो छत पे जा रहा है तो बॉडी भी तो सर वो छत छत पे पे जा चढ़ रही है। रहा है तो उसका जो सर बॉडी की और मैस का जो है वो फोर्स डाउनवर्ड नहीं लगेगी। कौन सी force? फोर्स डाउनवर्ड कैसे कैसे? मैस की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। और नेट फोर्स अपवर्ड है तो वो ऊपर जा रहा है ना। किधर चल पड़े हो? अच्छा शोर आ रहा है एक बच्चे का। एक क्वेश्चन और करवा दूं बच्चों? जी सर, जी सर करवा दें। A stone is falling freely in space. Its velocity is x. Its velocity is x when it has lost y units of potential energy in the gravitational field. Then mass of stone is xy, y over x square, x plus y, 2y over x
9.8। क्या आंसर आता है आपका? कर रहे हैं सोल्व? आइए समझ कैसे किया है। जी सर। चले एक क्वेश्चन और। मैं कह रहा हूँ कि यूनिट खत्म किया तो चलो जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस में आपको करवा सकता हूँ करवा दूं। इफ अ बॉडी, और ये सहूलतें सिर्फ ऑनलाइन में ही होती हैं कि आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं सारी चीज। ऑन कैंपस तो बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। मेरे नजरिए में ऑन कैंपस में बच्चे की ऑनलाइन में अच्छी तैयारी हो रही है अगर वो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा हो। इफ अ बॉडी ऑफ mass 2 kilogram is at rest by doing 10 joule work on it, then its final velocity is 10 meter per second, under root 10 meter per second, 100 meter per second, under root 100 meter per second। देखिए आपके पास फार्मूला W इज इक्वल टू आपके पास आ गया हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ फ्रॉम रेस्ट था इनिशियल 0 होगी वर्क डन हाफ एम वी एफ स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वी एफ स्क्वायर क्या आ गया W ओवर एम। W कितना है 10, मैथ कितना है 2। ठीक है, वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाता है वी एफ स्क्वायर 2 इंटू 10 ओवर 2, 2 से कट गया तो ये आ गया 10। बी एफ क्या आ गया अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड। शोर आ रहा है किसी बच्चे की तरफ से। ये देखो बच्चे ना थक गए हैं चले गए आधे बच्चे क्लास छोड़ के। ये हाल होता है ऑनलाइन में ना। वो लोग ऑनलाइन में वो कहते हैं ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो बस ठीक है लेक्चर जितना अटेंड कर लिया काफी है, जब दिल करेगा पढ़ लेंगे। तो बाद बच्चे तो फिर बाद में पढ़ लेते हैं, बाद पढ़ते ही नहीं है ना फिर बाद में। तो जो नहीं पढ़ते वो फिर उनका बहाना ये होता है कि ऑन कैंपस तैयारी होगी ना तो फिर हम सही पढ़ेंगे। वो फिर ऑन कैंपस की जो है ना वो वेट में बैठ जाते हैं। तो जिन्होंने पढ़ना होता है वो ऑनलाइन ही बैठ के पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक चीज शेयर कर दूं, मैं क्लियर कर रहा हूँ ये स्क्रीन। लास्ट टाइम जो है ना वो आपको पता है कि 2020 में कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 ही बोलते हैं ना इसको,
कोविड-19 की वजह से फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रेपरेशन शुरू की हमने। बिल्कुल इसी पैटर्न पे जैसे आप पढ़ रहे हैं। हमारे पास 75 स्टूडेंट थे और रेगुलर सेशन में, और इन 75 में से 25 जो है वो डॉक्टर बने हैं। आप रेशो निकाल माशाल्लाह। लें, ऑनलाइन की रेशो निकाल लें आप, ठीक है ना। जरा कैलकुलेट कीजिएगा, 26 को डिवाइड कीजिएगा 75 से। तो ये तकरीबन जो है ना वो 35% हमारे बच्चों ने जी एडमिशन सर, लिया, ठीक है ना, एडमिशन मिला। 35। ठीक है, ये इस्लामाबाद कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ जैसे आप हमारे पास 20-22 बच्चे हैं, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ आपको। अच्छा, लास्ट टाइम कितने बच्चे अपीयर हुए थे? अप्रोक्सीमेटली 80,000 से ज्यादा थे जो बच्चे अपीयर हुए हैं। एडमिशन कितने बच्चों को मिला? 3300 प्लस है ना 100 करके, तो तकरीबन जो है वो आप कह लें 3400 सीट्स थी। वो चीज़ प्राइवेट में भी चलेगा। फॉर एग्जांपल 5,000 बच्चे को एडमिशन मिला, तो ये रेशो निकालें जरा। कितने परसेंट बच्चे को एडमिशन मिलता है? कैलकुलेट करें। मैं 5,000 सीटें बहुत ज्यादा लिखी हैं, सीटें 3400 थी, 5,000 लगा दी हैं आपको। 6.25। और अगर एक्चुअल निकाल लूं, ठीक है, सर 30 इसमें प्राइवेट वाले भी शामिल हैं इन 5,000 सीट में? 5,000 सीट में सब। आपके रीजन के सारे प्राइवेट भी शामिल हैं, ओवरऑल नहीं, सिर्फ आपके रीजन के। तो सर 3400 में अगर आप 34 से करें तो 4.25। 4.25, यानी 4.25% बच्चों को एडमिशन मिलता है। उस 4.25 के अंदर इस्लामाबाद कैंपस का कंट्रीब्यूशन जो है वो 35% रहा है लास्ट ईयर। ये इसलिए था कि हमारे बच्चे हाईली मोटिवेटेड थे, और हमने उन्हें बहुत ही जो है ना वो आप कह लें कि हार्ड किस्म के टेस्ट सिस्टम में से गुजारा था, ठीक है। और हमारे उस टेस्ट सिस्टम का नाम था जो लास्ट टाइम टॉप नॉच, टीएनटी। जी सर, वो हमने भी ज्वाइन करना है इंशाल्लाह सबने। टीएनटी जो है ना वो लास्ट ईयर जो डिजाइन किया गया था वो सिर्फ इस्लामाबाद में था, ठीक है ना। टीएनटी ने इतना बच्चा बोली, वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस में से बच्चे को गुजरना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी। वो पहले 2-3 यानी जो बच्चे, या फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप 60 में से आपके ठीक हो रहे हैं 58, 57, 55, 50। तो जब हमने टीएनटी डिजाइन किया था ना, तो 60 में से हाईएस्ट रेशियो आई थी 22 की, टॉपर जो था 22 मार्क्स आउट ऑफ 22, 60। हाँ जी। और वो पहले 2-3 टेस्ट तो बच्चे सर पकड़ के बैठ गए थे, रोने लग गए थे। हमने उन्हें कहा था कि टीएनटी का पैटर्न ही ये है हमारा ना, अगर आप इसमें से गुजर जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप हमें बताइएगा। और एडमिशन पक्का। हाँ, एडमिशन पक्का, अगर इसको आप सिक्योर करते हैं तो। वो मेरे पास डिस्कशन भी सारा कुछ पड़ा हुआ है। बच्चे पहले 4-5 टेस्ट तो रोते ही रहे थे ना हमारे बच्चे, कि हमारा तो होना डिस हार्ड होने लग गए थे इतने टफ क्वेश्चंस देख के। फिर उन्हें बताया इतने टफ होंगे नहीं, लेकिन आपको तैयारी इतनी टफ करवाई जा रही है कि आपके लिए वहां जो है ना वो आसानी हो जाए। फिर जब टीएनटी कंप्लीट हुआ है तो वहां पे हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया।
तो टॉप नॉच इस दफा, हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? हाँ टॉप नॉच में हर सब्जेक्ट का होगा, लेकिन टॉप नॉच हम सिर्फ ऑनलाइन करेंगे। टॉप नॉच जो है ना वो फिजिकल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉप नॉच के टेस्ट की डिस्कशन करते 2-2 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो वो फिजिकल क्लासेस में टाइम टेबल बनाया नहीं जा सकता। इधर तो फिर हम कर रखते हैं ना, बाज का ऐसे करते हैं कि सोल्यूशन बना के अपलोड कर दिया और समझा दिया ये ऐसे किया है। वहाँ वो भी टाइम कंज्यूमिंग है काफी ज्यादा ना। टीएनटी अगर इंट्रोड्यूस सर सर करवाते अख्तर ने हैं। बोला था कि हम्म। सर अख्तर ने बोला था कि आपने जरूर आना है 35 डेज के लिए टी के लिए, सबको बोला था। अच्छा अच्छा, नहीं आप सर ने तो टीएनटी, फिजिकल का ही बताया है। हाँ टीएनटी जो है वो उनसे कर लेते हैं बात, लेकिन फिर टीएनटी का टाइम वहां पे ज्यादा रखना पड़ेगा ना। वो तो फिर 60 क्वेश्चन जब 1 घंटे में डिस्कशन नहीं होगी, 1.5 से 2 घंटे उसका टाइम रखना। सर फिर आप करवा दें, मैंने उसको ऑनलाइन ही, क्योंकि कुछ काफी दूर से यस भी सर, है ना ऑनलाइन स्टूडेंट। मैनेज करवा दें। ऑनलाइन कर लेते हैं, सर से बात कर लेंगे कि जो बच्चे हमारे ऑन, आप में से कितने बच्चे हैं जो ऑन कैंपस आ रहे हैं? सर मैं सर जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो, सर मैं भी आ रही हूँ। सर मैं भी। अच्छा 3-4 सर बच्चे हैं। मैं आप आ जाएं, मोस्ट वेलकम। और वहाँ पर आपका सिस्टम जो है वो, मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन में आप बेहतरीन चल रहे थे। जी ऑन सर, यस सर। ऑन क्योंकि वहां कैंप पे आके टाइम भी लगेगा हमें जरा, ऑन क्योंकि हॉस्टल में रहना है तो यस सर, ऑनलाइन देखो। ठीक है। ऑन कैंपस आएंगे ऑनलाइन आप, सही है। जो है ना वो आने जाने के 2 घंटे ज़ाया ये करेंगे, और फिर और बड़े मामलात हैं, और फिर चीज़ें यही हैं। यहाँ पर ज़्यादा तसल्ली से यस काम सर। काम कर रहे हैं आप लोग, बड़े आराम से कर रहे हैं। और ऑन कैंपस भी स्टार्ट कर रहे हैं 3 से। तो जो है ना वो 1-2 चक्कर तो लगाए ना, पता तो चले चले हमारे बच्चे कौन से हैं। ठीक है। सर टीएनटी तो ऑनलाइन ही यस करवा दें। टीएनटी में ऑनलाइन भी करवाऊंगा ऑन कैंपस के साथ साथ। ऑन कैंपस में टीएनटी मुश्किल हो जाए ना, ऑनलाइन टीएनटी बड़ा अच्छा चले। टीएनटी में आप ऐसे करें, आप ना जो आपके फ्रेंड्स हैं जो जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कहें कि हमारा टीएनटी दे लें। ये अगर आप सिक्योर करते हैं ना, तो हम आपको एडमिशन सिक्योर करवा देंगे। ठीक है ना? यस सर। हाँ इंशाल्लाह। सर टीएनटी स्टार्ट कब से होगा? अभी तो जो है ना वो मीटिंग करेंगे, बैठेंगे वहाँ पे। अ, इस्लामाबाद में भी जा रहा हूँ कल, तो बैठ के प्लानिंग कर लेंगे कि कब स्टार्ट करना है। पहले आपका ये सिलेबस ख़त्म कर लेना, उसके फौरन बाद विद इन 1 वीक हम स्टार्ट कर देंगे। टीएनटी में टाइम बहुत चाहिए होता है। टीएनटी हमारा होता भी, और जो है ना वो हर टीएनटी 210 क्वेश्चंस का होना है। 10 या 12 कितने हैं? जी सर 210 है 210। टोटल। हाँ वो टोटल इतना ही होता है। टीएनटी फुल तो लेंथ सर की होती है। पैसे होगा पहले एक एक चैप्टर का, उसके बाद फिर क्वार्टर हाँ होगा आफ्टर देन ऐसे, होगा एफएलपी। ऐसे, होगा ऐसे। सर एक और बात भी है। जी। सर ने कहा है कि जो मेन लॉजिकल रीजनिंग की सही फिर मैं क्लासेस होंगी ना वो फिजिकल ऑन कैंपस ही आकर होंगी, क्योंकि अब तो एक क्लास हो रही है पूरे हफ्ते में। नहीं तो मेरी बात सुने, उन्हें कह के वो आपको मजीद रेगुलराइज करवाएंगे। क्यों? एक एक है तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो करवाएंगे। अब सर एक मेरी बात सुने, एक बच्चा सर एक ऑनलाइन ऑन कैंपस आ ही नहीं सकता। और बात भी है। मेरी बात सुन लो। एक बच्चे के लिए फिजिबल नहीं है, वो ऑन कैंपस आ ही नहीं सकता, तो फिर क्या उसे तैयारी नहीं करवाई जाएगी? सर वो सर अख्तर ने बच्चों के साथ मीटिंग की थी ना, तो सबने कहा था कि हम वहाँ जाएंगे। नो, हमने तो नहीं कहा था। नहीं सबने नहीं कहा सर था, सिर्फ 2 ही नहीं थे आपने नहीं नहीं, जिन्होंने अगर कहा। आप कहा होगा, सारे सबने आने कहा का था। कहेंगे सबने तो नहीं फिर तो वहीं कहा पे था, हो एक जाएगा। और अगर आप, तो बच्चों ने कहा था कि हम लोग आ जाएंगे। हाँ अगर आप नहीं आ सकते हैं ना, तो फिर आपकी भाई ऑनलाइन क्लास प्रॉपर करवाई जाएगी। सर अभी इस वीक में सिर्फ एक ही क्लास हुई, वो सर भी वो भी आज। 40 मिनट की। पेमेंट भी हमने की थी, मतलब फुल पेमेंट की है। और सर
एक और भी बात है, ये जो LMS पे टेस्ट हो रहे हैं, ये कुछ बच्चों के हो रहे हैं अकाउंट, तो सर ये अगर आप लोग PDF सर मेरा अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। वही सेंड करते हैं, हम लोग वही सॉल्व करते हैं। नहीं, सर ये कोई 2-3 बच्चों में ये activate तो हो तो वो रहा है। सबके- एक्टिवेट ये किसका एक्टिवेट नहीं है, वो मैसेज करे हमें जो है ना वो सर को। सर मुझे भी सर थोड़ा मैंने सा बहुत दफा किया, मैं रोज 2-3 दफा करती हूँ। नहीं, आप मैंने ऐसे करें, मेरी बात मेरी मैं बात सर अख्तर को रोज मैसेज करते हैं, मेरी सर reply बात नहीं तो करते। सुनिए। आप ऐसे करें ना, आप एक लिस्ट एक ग्रुप में अपने अपने शेयर करते हैं जिनके एक्टिव नहीं है, और फजीला आप गर्ल्स की लिस्ट बना दो। इसी तरह बॉयज में से एक बच्चा लिस्ट बना दे जिन जिन के एक्टिवेट नहीं है, मुझे सेंड करें, सर मेरा मैं आज एक ही और एक्टिवेट करवाऊं उन्हें कह के। सर मेरा एक और मसला है, मैंने सर अख्तर से कहा कि सर मैंने फीस जमा करवानी है, जैस कैश का नंबर सर ने दिया है, जैस कैश का नंबर, पापा ने फीस की है, तो वो कहते हैं कि जहाँ पे आप फीस करवा रहे हैं लिमिट खत्म हो गई है, तो पापा ने दूसरा नंबर मांगे, तो अभी तक दूसरा नंबर भी नहीं आया, तो अब हम लोग कहाँ करवाएं? तो आप जैज कैश छोड़े HBL में करवा दें, इजी पैसा में करवा दें, वो अकाउंट नंबर ले लें। ओके सर, तो जैस कैश इजी होता है, मतलब वो मैं आपकी बात समझता हूँ, ओके सर। लेकिन सर उमर का भी अकाउंट है सर, उसमें भी करवा सकते हैं। सर मेरा एक्टिवेट हुआ है, लेकिन मुझे लॉजिकल रीजनिंग के और कुछ और टेस्ट हो रहे, सिर्फ एक मतलब थोड़े शो हो रहा है, ज्यादा नहीं शो हो रहा है, और मिद्दत को ज्यादा शो हो रहा है, पता नहीं किसी को बिल्कुल शो नहीं हो रहा है, किसी को थोड़े शो हो रहा है, किसी को ज्यादा। हमारे तो एक्टिवेट ही नहीं है। नहीं, हमारे तो जब एक्टिवेट ही मेरी नहीं हो मेरी रहा, बात टेस्ट सुन, नहीं हो रहा। जब आपको एक्टिवेट करेंगे ना, तो आपको आपकी डेट जो चल रही है ना उस तक के शो होंगे, उसके आगे तक के तो शो डे 1 में मतलब हम्म। डे 1 में लॉजिकल रीजनिंग के इंग्लिश, फिजिक्स, बायो सारे मतलब टेस्ट है ना, तो उसमें सिर्फ एक इंग्लिश का शो हो रहा है, और मिद्दत को ये सारे शो हो रहे हैं, पता नहीं। नहीं, सारे शो होने चाहिए आपको। तो मुझे आप ना फौरन कम्युनिकेट किया सर मैंने करें, सबके लिए सर को नोट करवाया सिर्फ करें। गर्ल्स और अगर मैं अगर कल चला जाता हूँ ना वहां पे, तो परसों से फिर बैठ के ना 1-2-3 तक जो है ना वो मैं फिर यहाँ तो खुद कैंपस को मैनेज करूंगा, यहाँ फिर एक बंदा नॉमिनेट कर दूंगा जो आपके ये सारे मसाइल हल करे। आप ना मेरी बात सुनो, आप ऑनलाइन जी सिलेबस जो है ना ये आपका कंप्लीट हो, जो आपका एक्टिवेट हो गया जी ना जब सिस्टम, जी यस आपको सर। कोई इशू नहीं है। आपका ऐसे नहीं है कि डे गुजर गया तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। आप एक दिन में 4 टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनकी डिस्कशन ले सकते हैं, एक दिन में एक भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। तो मैं आप ना मुझे वैसे नोट ओके करवा सर। दें, तो मैं सर से बात करता हूँ, अभी फोन पे उनसे बात करता हूँ कि बच्चे जो हैं उनका अभी एक्टिव नहीं है, जिन जिन बच्चों के एक्टिव नहीं है वो सारे सर को पर्सनल मैसेज करें, सर अख्तर को, उन्हें मैं फोन हमने करके सर मैसेज हमने किया। किया है, बहुत दफा किया मैं है सर, सर अब मैं रिप्लाई नहीं करते, फिर अब हम मैं बहुत दफा किया है। अब मैं फोन करने लगा हूँ ना, क्यों नहीं करेंगे, ये आपका राइट है। ये तो फिर हमारी ओके गलती है ना, सर। हम अगर आपको फैसिलिटेट नहीं करते तो एडमिशन तो हमारा ही जाया होगा ना, बच्चे की तैयारी पीछे रह जाएगी, तो नुकसान तो हमें होना है ना, बाद में बच्चे से ज्यादा हमें होना है नुकसान। मैं करता हूँ उनसे बात। यस सर। हाँ, परेशान ना हो, ओके सर। परेशान ना हो सर एक बात और, जी। सर मुझे सर बता दें, मैंने सबकी लिस्ट बनानी है, ये सिर्फ गर्ल्स की में डिस्कनेक्ट हो गया था। सबकी आप कैसे बनाएंगे, आपका ग्रुप सिर्फ गर्ल्स के साथ है। ओके ठीक है ना, बॉयज में से कोई बच्चा इधर है ना? सर हंसला है। हाँ, इधर हंसला, आप बनाओ बॉयज की लिस्ट जिनके एक्टिव नहीं है अकाउंट। सर हाँ जी। सर एक और बात, कि अगर टॉप नॉच में जाना भी है इस्लामाबाद, तो फिर भी हमें लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस अभी अगर हमारी मैनेज हो जाए, तो तब तो हम टेस्ट दे सकेंगे, तब क्लासेस लेना तो इतना पॉसिबल ही नहीं होगा, इतना टाइम ही नहीं होगा। तो सर अगर हमारे 25 करवाते तक हैं पहले पहले कर ले आपके बस। ओके आपके सर। लिए लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करता हूँ कि आपकी करवाई जाए। ठीक है ओके बेटा, सर, ओके सर। थैंक यू। ओके बेटा।
अल्लाह हाफिज। ओके सर, Thank अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।